तान शेषान् औत्सुक्य मोहारतिदाञ्जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। हम श्वित्र कुष्ठ कृमि निदान ये पढ़ रहे हैं। उसमें से कुष्ठ का निदान हमारा पूरा हो गया है और श्वित्र का निदान भी पढ़ के पूरा हुआ है। आज हम कृमि का निदान पढ़ने जा रहे हैं। कृमि के भी हमारे 50 तक श्लोक हुए हैं और 50 के बाद में जो श्लोक है जैसे कि रक्तज कृमि और पुरीषज कृमि, उनके बारे में आज हम जानने वाले हैं। सो 51th श्लोक। ओके। रक्तवाही शिरोत्थाना रक्तजा जंतवो अणवः अपादा वृत्तताम्राश्च सौक्ष्म्यात् केचित् अदर्शनाः केशादा लोमविध्वंसा लोमद्वीपा उदुम्बराः षट्ते कुष्ठैककर्मणाः सह सौरसमातराः। रक्तवाही शिरोत्थाना, अभी ये जो कृमि है ये कैसे उत्पन्न होते हैं या फिर इनका स्पेसिफिकेशन क्या है, ऐसे जो भी कहते हैं। तो ये कैसे है, तो रक्तवाही शिरोत्थाना, जो रक्तवह शिरा जो है उससे उत्थान, उससे उत्पन्न होते हैं, उससे उत्थित होते हैं। ये जो है ये रक्तजहा जंतवहा अणवहा, और ये कृमि जो है उसको रक्तज कृमि ऐसे कहा जाता है। सो रक्तज कृमि जो है वो कैसे रहते हैं, सो रक्तवाही शिरोत्थाना, रक्तवह शिरा से उत्थित होते हैं या फिर उधर हमें उनका स्थान है ऐसा दिखने के लिए मिलता है। सो रक्तवाही शिरोत्थाना रक्तजा अणवहा जंतवहा, ये लेकिन जो जंतु कहा गया है, ये जो कृमि है, ये जो जंतु है, ये कैसे है, अणवहा, अणु अणवहा, अणु अणु अणवहा, ऐसा उसका ये है। सो अणवहा ये बहुवचन है। सो बहुत सारे जो ऐसे कृमि रहते हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये कृमि ऐसा सिंगल है, एक ही है, ऐसा नहीं रहता है। सो कितने रहते हैं ये कृमि, तो बहुत रहते हैं। इसी के लिए जंतवहा अणवहा बहुवचन में आया है। और ये इनका एक और भी वैशिष्ट्य है कि ये अणवहा यानी अणु बहुत छोटे होते हैं। सो रक्तज कृमि का वैशिष्ट्य ये रहता है कि ये कृमि बहुत छोटे रहते हैं। और इनके बारे में और भी कुछ कहा गया है कि अपादा वृत्त ताम्राश्च, अपादा, इनको पाद नहीं होते हैं यानी इनके पैर नहीं होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि एस्केरिस है या फिर कोई भी पुरुष जो कृमि है, तो इनके अलग अलग हमें जो फॉर्म्स मिलते हैं, सो उन फॉर्म्स में हम देखते हैं कि इनके पाद यानी पैर रहते हैं, लेकिन ये जो कृमि रहते हैं इनके पैर नहीं रहते हैं। सो जैसे आजकल हम बहुत सारे अलग अलग जो पैथोजेंस देखते हैं उनका समावेश जो है ये रक्तज कृमि में हम फाइंड कर सकते हैं। सो रक्तज कृमि जैसे कि हम कहते हैं तो उसमें जो हमें एंटीबैक्टीरियल या फिर एंटीवायरल ऐसे जो मेडिसिन हमें ढूंढने पड़ते हैं, या फिर ऐसे किसी जैसे कि अभी ये कोविड हो गया। सो कोविड के बारे में हमें जब भी देखना है तो उसके बारे में लंग्स इन्वॉल्वमेंट वगैरह वो तो बातें है ही, लेकिन अगर वायरल लोड कम करना है तो क्या करना चाहिए, सो एंटीवायरल दिया जाता है। वैसे ही ये जो जंतु है इनको हम वायरस या फिर इनको हम बैक्टीरिया ऐसे सोच के मेडिसिन दे सकते हैं। सो रक्त के ऊपर काम करने वाले जो मेडिसिन रहते हैं ये इसमें बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। सो अपादा वृत्त ताम्राश्च, वृत्त, वृत्त यानी ये सर्कुलर रहते हैं। जैसे कि हमने ये कोरोना वायरस जो है वो देखा है, वो वृत्त है यानी चेंडू या फिर बॉल जैसा है। सो ऐसे ये रहते हैं, ताम्रवर्णी रहता है। ताम्रवर्ण क्यों कहा गया है, सो रक्त का जो है वो ताम्रवर्ण है, इसके लिए ताम्रवर्णी रहते हैं। सूक्ष्म केचित अदर्शनाः ऐसे भी कहा गया है। सो ये कृमि कैसे रहता है कि सूक्ष्म रहते हैं, और सूक्ष्म होने के कारण केचित, कुछ कुछ कृमि जो है वो दिखते हैं ही नहीं। बहुत बार ऐसे लगता है कि कृमि है या नहीं है, लेकिन अगर हम आजकल कोई भी सूक्ष्म दर्शक यंत्र है तो उससे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि ये कृमि है या फिर ये कृमि हम जान सकते हैं। वैसे ही कुछ कृमि जो रहते हैं कि बहुत सूक्ष्मता होने के कारण वो दिखते नहीं है, और आजकल अगर हम देखेंगे तो सूक्ष्म दर्शक यंत्र जो रहता है उससे हमें बहुत सारे अलग अलग पैथोजेंस देखने के लिए मिलते हैं। सो अपादा
वृत्तताम्राश्च सूक्ष्मात् केचित् अदर्शनाः केशादा लोमविध्वंसा लोमद्वीपा उदुम्बराः। इनके नाम कहे गए हैं। ये कौन से नाम है? केशाद, लोमविध्वंस, लोमद्वीप, उदुम्बराः। षट्ते केचित् कुष्ठैककर्मणाः सहसौरसमातराः। अभी इनके जो प्रकार अलग अलग बताए गए हैं वो है केशाद, लोमविध्वंस, लोमद्वीप, उदुम्बर, सह सौर समातर। ऐसे जो कहा गया है उसमें सौरस और मातर यानी मातृक, ऐसे इनके कृमि के नाम हैं। सह सौरस मातराः, मातरा मातृ यानी जो हम अलग अलग ये कहा गया है ना, जो जैसे कि हम ये कहते हैं कि ग्रह, सो उन ग्रह में मातृ का ग्रह ऐसे कहा गया है, राइट। सो ये मातृ का ग्रह जो है वो भी हम इस कृमि के अनुसार उसका कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। सो इनके नाम कैसे दिए हैं वो भी हम देखेंगे। सो केशाद, कुछ जो कृमि है उनका नाम जो है वो है कृमि, रक्तज कृमि, उनका नाम है केशाद। सो ये केश को खा जाते हैं, इसके लिए इनको केशाद ऐसे कहा गया है। जैसे कि इंद्रलुप्त हम देखते हैं तो इंद्रलुप्त में स्पेसिफिक एरिया के ऊपर जो बाल रहते हैं, जो रोम रहते हैं, वो पूरे नष्ट हुए रहते हैं। सो ये नष्ट क्यों होते हैं? सो उसमें भी हम त्रिदोष जो व्याधि कहा गया है और उसमें भी कृमि की चिकित्सा देते हैं। सो कृमि की चिकित्सा देने का कारण इसमें क्या है? सो कृमि जो है वो इस केश को खा जाते हैं, रोम को खा जाते हैं, इसके लिए उसको केशाद या फिर रोमादय ऐसे कहा गया है। सो केशाद, रोमाद ये जो है वो इंद्रलुप्त जैसे है कि जिधर बाल बिल्कुल ही निकल जाते हैं, ऐसी जो बात है इसमें केशाद। दूसरा जो कहा गया है लोम विध्वंसाः, ऐसे कहा गया है। लोम विध्वंस ऐसा जब भी कहेंगे, केशाद यानी केश खाने वाले, और लोम विध्वंस ऐसे अगर हम बात करेंगे, सो विध्वंस कर यानी कोई भी उसमें चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि ग्रेइंग ऑफ हेयर हम कह सकते हैं, जैसे कि बहुत ही कभी कभी चुभने जैसे ड्राई हो जाते हैं, वो है। ऐसी जो बालों में चेंजेस लाता है वो है केश लोम विध्वंस, ऐसा नाम का वो कृमि कहा गया है। फिर लोम द्वीप ये भी कहा गया है। द्वीप जब भी हम कहेंगे ना तो उसमें कैसा है कि कोई टैपरिंग रहता है और वो द्वीप ऐसा कहा जाता है। सो लोम का विकृति इसमें हमें मालूम होता है। सो लोम द्वीप। और एक नाम आया है कि उदुम्बर, ये उदुम्बर जैसे दिखते हैं या फिर उदुम्बर कुष्ठ जैसी विकृतियां उत्पन्न करते हैं, इसके लिए इसको उदुम्बर ऐसे कहा गया है। कुष्ठ भी हमने देखा है कि कुष्ठ में उदुम्बर नाम का कुष्ठ कहा गया है। सो ये कृमि जो है वो स्पेसिफिकली अगर हम जानेंगे तो उदुम्बर कुष्ठ के जो लक्षण है उसमें अगर हम स्किन बायोप्सी करें, उसमें कौन कौन से पैथोजेंस मिलते हैं ये देखें, तो उसमें शायद हम ये उदुम्बर कृमि जान सकते हैं। सो ये एमडी या फिर पीएचडी का सब्जेक्ट हो सकता है कि उदुम्बर कृमि क्या है, वो उदुम्बर कुष्ठ निदान करके फिर उदुम्बर कुष्ठ का स्किन बायोप्सी करके हम देख सकते हैं। सो उदुम्बर। और भी एक नाम आया है कि जिसका नाम है सौरसा। सौरसा ऐसा है कि नाम से ऐसे हम इसका पता नहीं लगा सकते हैं, लेकिन रस के बारे में इसमें हम जान सकते हैं कि कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहेंगे। और मातृक, मातराः ऐसा है, तो मातर यानी मातृक, जैसे कि मातृ ये भी ग्रह कहा गया है। अष्ट मातृका ये देवता कही जाती है कि जो कोपी हो जाती है तो अलग अलग व्याधियां उत्पन्न कर देती है। सो मातृका ये भी एक कृमि का नाम है कि वायरल जिसको हम कह सकते हैं, ऐसे ये केसेस रहते हैं। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जिसमें शीतला है या फिर रोमांतिका है, सो उसमें जब भी 5 दिन 7 दिन हो जाते हैं तो कुछ स्पेसिफिक देवताओं के इधर उसको लेके जाना पड़ता है और नीम जो है वो देवताओं को चढ़ाया जाता है। हम बहुत सारे अलग अलग नीम के ऊपर जो थीसिस हुए हैं, स्टडीज हुए हैं, उसमें ये भी स्टडीज हुए हैं कि नीम जो है वो एंटीवायरल एक्टिविटी उसकी बहुत अच्छी है। सो मॉस्किटो रिपेलेंट है, ये भी अभी रिसर्च में आया है। सो नीम एंटीवायरल है। सो ऐसे जो देवता रहते हैं उनके ऊपर नीम चढ़ाया जाता है। इसका मतलब ऐसा है कि वो जो बच्चा है जिसको रोमांतिका हुआ है या फिर शीतला मसूरिका ऐसे जो व्याधि हुए हैं, सो ऐसे व्याधियों के बारे में जब भी हम उसको
चढ़ाने के बहाने एटलीस्ट वो नीम के सानिध्य में आ जाता है तो एंटीवायरल एक्टिविटी उसकी आ जाती है और ये जो पैथोजेंस होते हैं उसके लोड, जिसको हम वायरल लोड्स कहते हैं, वो कम हो जाते हैं। सो इसके लिए अलग अलग मातृक ऐसा भी नाम आया है। सो केशाद लोम विध्वंस, लोम द्वीप, उदुम्बर, सौरस और मातृक, इसका 6 प्रकार के नाम इसके आए हैं कि जो रक्तज कृमि कहे जाते हैं। और षट्ते, ये 6 कृमि क्या करते हैं? सो कुष्ठैक कर्मणः, कुष्ठ एक कर्मणः, कुष्ठ जैसे ही सिम्टम्स उत्पन्न कर देते हैं। जैसे कि हमने अभी कहा कि उदुम्बर कुष्ठ भी है और उदुम्बर ये कृमि का नाम भी है, उदुम्बर वृक्ष का नाम है। उदुम्बर कुष्ठ इसका नाम कैसे आया है कि उदुम्बर का जो छाल रहता है वैसे उसमें स्किन में चेंजेस आ जाते हैं, रक्त वर्ण रहता है उसमें, अगर हम देखेंगे तो स्राव वगैरह रहता है। सो ऐसे लक्षण जिसमें आते हैं उसको उदुम्बर कुष्ठ ऐसा कहा जाता है। सो ये उदुम्बर कुष्ठ जो है, ऐसे ही उदुम्बर ये रक्तज कृमि भी है। सो अगर रक्तज कृमि जो है वह कुष्ठ एक कर्मणः ऐसे कहे गए हैं। सो जैसे कुष्ठ के लक्षण रहते हैं वैसे ही लक्षण शरीर में उत्पन्न इन कृमियों के बारे में होते हैं। सो उदुम्बर कुष्ठ जो है वो उदुम्बर कृमि उत्पन्न कर देता है, ऐसे भी हम कह सकते हैं। सो षट्ते कुष्ठैक कर्मणः सह सौरस मातराः। सो ये रक्तज कृमि के बारे में सब जो कुछ भी लक्षण वगैरह उसके बताए गए हैं, ये रक्तज कृमि का प्रकार बताया गया है। पहले तो हमने आमाशयज कफज कृमि जो है वो देखे, फिर आंत्राद, उदराद, उदराविष्ट, हृदयाद वगैरह जो है वो नाम देखे, फिर ये रक्तज कृमि है। और रक्तज कृमि के बाद में जो आते हैं ये है पक्वाशयज कृमि। पक्वाशये पुरीषोत्थाना जायन्ते अधो विसर्पिणः, वृद्धाः सन्तो भवेयुश्च ते यदा आमाशयोन्मुखाः, तस्य आस्य उद्गार निश्वासा विड् गन्ध अनुविधायिनः, पृथुवृत्ततनुस्थूलाः शावपीतसितासिताः, ते पञ्चनाम्ना कृमयः ककेरुक, मकेरुक, सौसुराद, सलूनाख्य, लेलिह जनयन्ति च, विड्भेदशूलविष्टम्भ, कार्श्य पारुष्य पाण्डुताः, रोमहर्षाग्नि सदन गुदकण्डु विनिर्गमात्। अभी ये जो पुरुष जो कृमि है जिसको पक्वाशय कृमि कहा गया है, सो पक्वाशय पुरीशोत्था, पुरीश उत्थ यानी पुरुष के पुरुष से जनित या फिर उत्थित ऐसे जो कृमि है ये कैसे रहते हैं? वो पक्वाशय में रहते हैं। सो पक्वाशय में जो रहते हैं वो पुरुष जो कृमि है। जायन्ते अधो विसर्पिणः, ये जो भी अधो विसर्पिण हो जाते हैं यानी ये कृमि जब भी नीचे की तरफ यानी गुदा की तरफ इनका सर्पण यानी वो मोटिविटी उनकी उधर हो जाती है तो क्या हो जाता है? वृद्धाः ते स्युः भवेयुश्च आमाशयोन्मुखाः। नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो कृमि की अगर मात्रा कम है शरीर में तो वे कैसे रहते हैं? तो अधो विसर्पिणः, नीचे से वो निकल जाते हैं ऐसा है। लेकिन कभी कभी ये जो पक्वाशय में जो कृमि रहते हैं वृद्धाः ते बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो क्या होते हैं? सो आमाशयोन्मुखाः, सो ऊपर भी आमाशय से निकलते हैं। आज तक ये 23-24 साल की प्रैक्टिस में मैंने 2 ही पेशेंट देखे हैं जिनको वॉमिटिंग में कृमि निकलते थे। ऐसे ये जो है ये लक्षण जो है ना ये अरिष्ट सूचक लक्षण बताया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले ही ये पेशेंट के बारे में डिस्कस हुआ था। पेशेंट आज भी ठीक ठाक है, लेकिन ये जो है वो अरिष्ट सूचक लक्षण में कहा गया है कि मुखे न विट प्रवृत्ति ये जो बात है, लेकिन ये जब भी वायु की गति विकृत हो जाती है या फिर पुरुष का वेग का विधारण हो जाता है तभी मुखे न विट प्रवृत्ति लिए लक्षण भी आता है। सो मुखे न विट प्रवृत्ति अगर ऐसी लक्षण उसमें देखने के लिए मिलते हैं तो उसके साथ में ये कृमि बाहर निकलते हैं। तो सिर्फ 2 ही पेशेंट मैंने, ये कम रहते हैं पेशेंट ऐसे जिसको हम रिवर्स पेरिस्टालसिस कहेंगे। ऐसे ये गति बदलना जो है वायु की उसके कारण ये रहता है। सो अगर ये कृमि बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो ये अधो विसर्पिणः नहीं रहते हैं। पक्वाशय जो कृमि जो है वो नीचे से निकलने चाहिए, गुदा से निकलने चाहिए, लेकिन वो निकलते नहीं है, वो ऊपर की तरफ उनका फैलाव हो जाता है। और ये कैसे हो जाता है? तो आमाशयोन्मुखाः, आमाशय का आमाशय की दिशा में वो चले जाते हैं, आमाशय उन्मुखाः ऐसा हो जाता है।
सो अगर ऐसी बात होती है तो क्या होता है, तदा आस्य उद्गारानि निश्वासा विडगंध अनुविधायिनः। तब क्या हो जाता है, तो आस्य उद्गारानि बहुत ज्यादा डकार आने लगते हैं, और निश्वास यानी श्वास जो लिया जाता है, छोड़ा जाता है, सो उसमें जो विडगंध अनुविधायिनः निश्वासाः, श्वास जो छोड़ी जाती है या फिर उच्छ्वास जो है उसमें से विडगंध आ जाता है, क्योंकि ये रिवर्स पेरिस्टालसिस है, तो उसके कारण ये पुरुषज कृमि जो है वो ऊपर आ जाते हैं। वो ऊपर आने के कारण उद्गार जो है उसको भी विडगंध आ जाता है, पुरुष का गंध आ जाता है, और सांस को भी यानी जो उच्छ्वास छोड़े जाते हैं उसको भी पुरुष का गंध आता है। सो ये कैसे रहते हैं, इनका स्वरूप क्या है, पृथु वृत्त तनुस्थूलाः शाव पीत असित असिताः। पृथु यानी ये जाड़े रहते हैं, जैसे कि हमने अणु देखे रक्तज में कि इतने छोटे हैं कि वो कुछ कुछ जो है केचित अदर्शनाः ऐसे कहा गया है, लेकिन ये कृमि जो है वो अगर है तो दिखते हैं क्योंकि वो पृथु है, जाड़े है। वृत्त ये राउंड शेप के भी रहते हैं, कुछ जो है वो तनु है, फ्लैट है, जिसको हम फ्लैटवर्म या फिर टेपवर्म भी कह सकते हैं, ऐसे कुछ कृमि है। स्थूलाहा कुछ जो है वो एस्करिस टाइप स्थूल रहते हैं, यानी राउंड शेप के अर्थवर्म टाइप रहते हैं। शाव पीत सित असिताहा, इनके कलर्स भी अलग अलग हैं, कुछ जो है वो शाव वर्ण के हैं, शाव यानी थोड़ा सा ग्रेइश कलर है, कुछ जो है वो पीत वर्ण के हैं, कुछ जो है वो सित यानी श्वेत वर्ण के हैं, जैसे कि एस्कैरिस रहता है, और असित यानी श्वेत को छोड़ के अलग अलग वर्ण होना। सो ऐसे अलग अलग वर्ण के हैं, लेकिन अगर हम देखेंगे तो एक पैलोर स्टेज जैसे रहते हैं ना, ऐसे ये कुर्मी देखने के लिए मिलते हैं। तो शाव पीत सित असित ऐसे इनके अलग अलग कलर्स हैं, और इनका जो शेप है ये कैसा है, तो पृथु वृत्त तनु स्थूल, पृथु है, वृत्त है, तनु है, और कुछ जो है वो स्थूल है। ते पंच नामना कृमयाः, उनके नाम कितने हैं, 5 नाम है। लेलीह, ककेरुक, मकेरुकाः। एक मिनट हम शेयर करती हूँ, ये कौन कौन से नाम है इनके। सो अगर हम देखेंगे इसके नाम, तो ककेरुक, मकेरुक, ओके। फिर सौसुराद, सुलुना, सुलुन, लेलीह। सो ककेरुक मकेरुक 2 हुए, सौसुराद 3, सुलुन 4, और लेलीह इनका जो है वो 5वां नंबर है, ऐसे इनके नाम बताए गए हैं। अभी ये नाम, और अभी जो हम मॉडर्न मेडिसिन में पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ वर्म्स, तो उसको ये हम अगर कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे तो हम उसको कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं कि ये ककेरुक कृमि है, ये मकेरुक कृमि है, या फिर ये सौसुराद कृमि है, ये सुलुन कृमि है, या लेलीह कृमि है। सो ये अलग अलग नाम बताए गए हैं, तभी के जो नाम है उसको हमने कैटेगराइजेशन करके आजकल जो जो कृमि देखने के लिए मिलते हैं उसके अनुसार ये नाम उनको देने चाहिए। ये भी एक एमडी का या फिर पीएचडी का विषय हो सकता है। विडभेद, शूल विष्टंभ, कार्श पारुष्य पांडुताः, ये कौन कौन से लक्षण उत्पन्न करते हैं, तो विडभेद, विडभेद इसका मतलब है कि लूज मोशन होना, कुछ भी कारण के बिना लूज मोशन अगर होते हैं तो वो कृमियों के कारण होते हैं। सो इसी के लिए पुरुषज कृमि की चिकित्सा दी जाती है, जब भी अतिसार के पेशेंट्स यानी बहुत दिन तक चलता है अतिसार, ऐसी अगर बात है और कोई भी कारण के बिना अगर हो रहा है तो उसमें कृमि चिकित्सा हमें देनी चाहिए। विडभेद, शूल, पेट में शूल होना, शूल यानी उदर शूल, उदर शूल ये लक्षण बहुत सारे छोटे बच्चों में पाया जाता है। हम अलग अलग उदर शूलर, कोष्ठवातरी या फिर पाचक ऐसे मेडिसिन दिए जाते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में वय जो रहता है वो कफ का है, और इसी के लिए और उनके मीठे खाने की आदत भी होती है और वो मीठे खाना पसंद भी करते हैं। सो इसके लिए कभी कभी मीठा ज्यादा होता है तो कृमि उत्पन्न होते हैं। सो उसके कारण हमें क्या करना चाहिए, उसके कारण हमें जो है वो कृमियों की चिकित्सा करनी चाहिए अगर उदर शूल लेकर पेशेंट्स आ जाते हैं तो। सो विडभेद, शूल, विष्टंभ, जैसे विडभेद है वैसे ही और एक लक्षण देखने के लिए मिलता है, वो है विष्टंभ, मतलब की प्रवृत्ति होती ही नहीं है। ऐसे भी छोटे बच्चे आजकल बहुत सारे आ जाते हैं। बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि कोष्ठ में रुक्षता है, किसी के लिए प्रवृत्ति नहीं हो रही है। अगर कोष्ठ में रुक्षता है तो हमें अगर इसमें बस्ती देना है तो एरंड स्नेह का बस्ती या फिर करंज तेल एकदम कम मात्रा में यानी 10 ड्रॉप्स वगैरह इतनी कम मात्रा में अगर हम देते हैं तो उसके कारण क्या हो जाता है ये जो कृमि है वो पतन होने के लिए भी मदद हो जाती है,
और स्नेहन भी कोटे का हो जाता है, सो दैट विष्टम्भ नहीं होगा, क्योंकि जैसे विटभेद लक्षण है कृमियों का, वैसे ही विष्टम्भ ऐसा भी एक लक्षण देखने के लिए मिलता है। और एक लक्षण है कि कार्य, ये जो कृमि रहते हैं, जब भी कृमि इन पेशेंट्स में रहते हैं तो एक महत्वपूर्ण लक्षण हमेशा से दिखता है कि पेशेंट जो है वो पुरुष रहता है, एकदम उसका वेट कम होता है। सो ऐसी बात क्यों होती है, वेट कम क्यों होता है? सो जब भी कोई भी कृमि शरीर में रहते हैं, सो कृमि अगर है तो ये कृमि जो है वो आहार शोषित कर लेते हैं। ये आहार शोषित करते हैं, इसके कारण क्या हो जाता है, जो बच्चा है उसको पोषण नहीं मिलता है, उसके सब धातु जो है वो पुष्ट नहीं होते हैं, इसके लिए कार्शय ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। और एक लक्षण इसमें देखता है पारुष्य। ये पारुष्य क्यों होता है? परुषता यानी खरता आ जाती है शरीर में। सो जो पुरुष है, सो उसमें ये जो कृमि है ये आहार शोष लेते हैं। सो रस धातु और रक्त धातु ये दो ही प्रवाही धातु है। रस धातु का जो कार्य है वो प्रीणन करना है, त्वचा का स्नेहन भी ये रस धातु करता है, इसी के लिए रसोपी श्लेष्मवत, और रस जो है वो त्वकसार, जो रससार है वो त्वकसार है, ऐसे कहा गया है। सो कफ का कारण जो है वो स्निग्ध है, और ऐसे ही स्निग्धता मेंटेन करना, त्वचा की स्निग्धता मेंटेन करना, ये प्राकृत कफ का कारण है, कार्य है। लेकिन अगर ये कृमि है तो विकृति शरीर में आ जाती है, रस का यापन नहीं होता है, इसी के लिए पारुष्य आ जाता है। और भी एक लक्षण है पांडुता। जो पेशेंट्स रहते हैं उसमें पांडु यानी फीकापन बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है। सो अगर छोटे बच्चे हैं और पांडु उसमें नजर आता है, सो ऐसे केसेस में भी कृमिघ्न चिकित्सा करनी चाहिए। रोम हर्ष अग्नि सदन, कुछ भी कारण हुए बिना रोम हर्ष होना यानी रोंगटे खड़े हो जाना, या फिर जो बाल है शरीर के, जो रोम है वो खड़े होना, रोमांचित होना, ये लक्षण अगर है तो शरीर में कोई ना कोई इन्फेक्शन है, ऐसे देखा जाता है। जैसे कि मोशंस को बचा गया है और मोशंस करते समय अगर रोमांच आ जाते हैं तो ऐसे समझा जाता है कि उसमें कुछ ना कुछ इन्फेक्शन है। जैसे यूरिनेट करता है तो उस समय अगर रोमांच है तो यूरिन इन्फेक्शन है। तो ये भी इन्फेक्शन के अलग अलग जो प्रकार है, बैक्टीरियल या फिर फंगल है या फिर कोई भी वायरल है, सो ये भी कृमि के अंडर कैटेगराइज हो सकते हैं, इसी के लिए इसमें रोमहर्ष ये लक्षण देखने के लिए मिलता है। फिर अग्नि सदन, ये और एक महत्वपूर्ण लक्षण आता है। कभी कभी ऐसा है कि पेशेंट जो रहता है ना, उनका अग्नि जो है वो बहुत ही कम हो जाता है, कितनी भी मेडिसिन दी जाए लेकिन अग्नि बढ़ता नहीं है। सो अगर ऐसी बात है तो उसमें कृमिघ्न मेडिसिन देना भूलना नहीं चाहिए। सो कभी कभी जो पेशेंट्स आते हैं कि विष्टम्भ है, अतिसार है, या फिर अग्निसदन है, उदरशूल है, सो ऐसे सब केसेस में एक तो एक कृमिघ्न मेडिसिन उसमें देना ही चाहिए। और गुदकंडूर विनिर्गमात ऐसे कहा गया है। अगर ये कृमि बाहर निकलने लगते हैं तो गुदकंडू ये एक लक्षण देखने के लिए मिलता है। सो छोटे बच्चे जो रहते हैं वो नींद में एक जगह इसी के कारण सो नहीं पाते हैं, ये और से दूसरे छोर तक इतना वो क्या बोल सकते हैं कि लौटते हैं। सो ऐसी अगर बातें होती है तो गुदकुंड के कारण इरिटेबिलिटी रहती है, तो एक जगह बच्चे सो नहीं पाते हैं। सो गुदकुंडू विनिर्गमात यानी ये कृमि जब बाहर निकलने लगते हैं तो ये गुदकंडू ये लक्षण मिलता है। सो अगर पेशेंट्स को गुदकंडू ये लक्षण है तो कृमियों की चिकित्सा देनी चाहिए, ये भी सोचना चाहिए। कभी कभी पेशेंट्स इतने भी बताते हैं कि छोटा बच्चा है और अगर वो सो नहीं पा रहा है, ऐसी बात है, तो अगर ग्लूटियल फोल्ड जो है वो ओपन करके देखा जाता है तो छोटे छोटे थ्रेड बम्स उधर देखने के लिए मिलते हैं, वो निकाल दिए जाते हैं तो बच्चे आराम से सोते हैं। सो ये जो कृमि रहते हैं, जो थ्रेड बम्स रहते हैं, ये इरिटेबिलिटी पैदा कर देते हैं, गुदकंडू पैदा कर देते हैं, इसी के कारण बच्चे सो नहीं पाते हैं। सो इसमें गुदपीचू रखना ये बहुत अहमियत रखता है। सो कौन कौन सा गुदपीचू रखना चाहिए, तो एरंडा स्नेह का गुदपीचू हम रख सकते हैं, या फिर करंज का जो ऑयल रहता है उसका गुदपीचू रख सकते हैं, या फिर कोई भी कृमिघ्न जैसे कि विडंग है, कंपिला है, पलाश है, ऐसे जो अलग अलग मेडिसिन है उसका सिद्ध पीचू, सिद्ध तेल का पीचू अगर हम रखते हैं तो ये गुदकंडू जो रहता है बिकॉज ऑफ द कृमि ये नहीं होगा। सो ऐसी इसकी चिकित्सा बताई गई है। सो रोम हर्षाग्नि सदनम गुदकंडूर विनिर्गमात,
ओके, सो इधर तक ये जो 14th अध्याय है ये पूरा हो जाता है। सो इति श्री सिंहगुप्त सूनु श्री वाग्भट विरचितायाम अष्टांग हृदयम निदान स्थाने श्वित्र कुष्ठ कृमि निदानम नाम चतुर्दशो अध्यायः। सो इसमें निदान जो कहे गए हैं, इसमें अगर हम देखेंगे तो श्वित्र, कुष्ठ और कृमि ये तीनों एक साथ बताए गए हैं, क्योंकि कुष्ठ जो है वैसे लक्षण कृमि के कारण भी होते हैं, तो इसी के लिए वो सब साथ में ही बताया गया है। सो कृमि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से रिसर्च भी हो सकते हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई भी हो सकती है। और कृमि ऐसे कहा गया है कि कृमियों के कारण ऐसा एक भी लक्षण नहीं है कि जो उत्पन्न नहीं होता है। तो कोई भी लक्षण, कोई भी व्याधि कृमियों के कारण हो सकता है। इसी के लिए कृमि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जिसके ऊपर हमें पढ़ना चाहिए, हमें रिसर्च करना चाहिए, या फिर अलग अलग उसके ऊपर पेपर्स वगैरह जो है वो जरूर पढ़ने चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर सोनी ने, रक्त कृमि और पुरुषज कृमि में कौन कौन सी औषधि का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, सो पुरुषज कृमि जो है उसमें बेसिकली जो कृमि निपातन और प्रकृति विघात, ये दो पद्धति के चिकित्सा उसमें आती है। सो पहले जो है वो कृमि बाहर निकलने चाहिए, और निकलने के बाद पक्वाशय जो है उसका जो वातावरण है वो चेंज करना चाहिए प्रकृति विघात करके। सो कैसे करेंगे? सो विडंग है, कंपिल्ल है, या फिर विडंग कंपिल्ल एक साथ अगर रात को सोते समय गुड़ के साथ दिया जाता है, तो पुरुष जो कृमि रहते हैं या फिर रक्त जो कृमि रहते हैं वो गुदा से बाहर निकलते हैं। ये बाहर निकलने के बाद फिर प्रकृति विघात करना है, तो फिर विडंगारिष्ट जैसा मेडिसिन है वो अगर 3 महीने कंटिन्यूअस 2 चम्मच 2 बार ऐसे दिया जाता है, तो प्रकृति विघात उसका अतिशय अच्छी तरीके से हो सकता है। सो ये हम दे सकते हैं। एरंड स्नेह है या फिर दाड़ीमत्वक है, उसका बस्ती भी इसमें बहुत ही उपयुक्त रहता है। सो ये अलग अलग मेडिसिन है कि जो पुरुष जो कृमि के ऊपर काम करते हैं। रक्त जो कृमि के ऊपर जो मेडिसिन रहते हैं ना, उसमें थोड़े से डिफरंट मेडिसिन है, जैसे की पलाश बीज या फिर मराठीमध्ये ज्याला आपण पळस पापडी म्हणतो ते गुळासोबत देणं। त्याच्यानंतर इंद्रयव जो रहता है वो भी रक्तज कृमि में बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। रक्त पाचक के जो जो मेडिसिन कहे गए हैं, जैसे कि मंजिष्ठा है, अनंता है, इसका भी प्रयोग हम रक्तज कृमि में जरूर कर सकते हैं, क्योंकि ये रक्त सिरोत्थाना ऐसे कृमि कहे गए हैं। सो ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही जो मरकटी कहा गया है या फिर कपी कच्छू है, कपी कच्छू के ऊपर जो रोम रहते हैं जिसके कारण कंडू आ जाती है, वो ही जो कपी कच्छू है वो अगर गुड़ के साथ निगलने के लिए दिए है या फिर कैप्सूल में डाल के भी दिए जाते हैं, तो वो गले को कंडू उत्पन्न नहीं करेंगे, लेकिन कृमि जो है वो नष्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। सो जिसको मरकटी कहा जाता है। सो ऐसे अलग अलग मेडिसिन है बहुत सारे कि जो हम यूज कर सकते हैं, और प्रकृति विघात के लिए विडंगारिष्ट बहुत अच्छा मेडिसिन है। सो आप आपके पेशेंट्स में भी ये जरूर दे सकते हैं। ओके, सो आगे का जो श्लोक अध्याय है वो है वातव्याधि। वो नेक्स्ट टाइम हम चालू करेंगे। आज एक श्लोक पढ़ के इधर ही रुकते हैं। अथातो वातव्याधि निदानं व्याख्यास्यामः इति हस्माहुरात्रेयादयो महर्षयः सर्वार्थ अनर्थकरणे विश्वस्य एक कारणम् अदृष्ट दुष्ट पवनः शरीरस्य त्रिदोष विशेषतः। सो सर्व अनर्थ करना, सर्व शरीर में अनर्थ करने के लिए जो कारण है वो विश्वस्य एक कारणम, पूरे विश्व का एक ही कारण है कि जो अदृष्ट दुष्ट पवना, जो दिखता नहीं है लेकिन जो दुष्ट हुआ है ऐसा वायु, जो शरीर को बहुत ही विशेषता से अनर्थ उत्पन्न कर देता है एवं शरीर में बहुत सारी बड़ी संप्राप्तियां उत्पन्न कर देता है। तो ये वातव्याधि क्या है, इसके लक्षण कौन कौन से हैं, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे हम। ओके, नमस्ते। आज का आरोग्य चर्चा का जो टॉपिक है थोड़ा सा अलग है, म्यूजिक एंड आयुर्वेदा ऐसा। सो 6 o'clock को जरूर ज्वाइन कर लेना। नमस्ते।